हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं मेरे नोट्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। इतना कंफर्म है फ्रेंड्स कि इस नोट्स के बाहर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि लूसेंट और क्राउन को दोनों को मिलाकर नोट्स तैयार किया है और इसी से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो एक देख लीजिएगा, उसके बाद ही सब्सक्राइब करिएगा और आगे का वीडियो देखिएगा। आप देख लीजिएगा कि इसमें कितने अच्छे से मैंने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुग़ल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। और साम्राज्य इतना बड़ा था कि पतन होते होते 1857 तक का वक्त लग गया था। याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ही मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ था और पतन होते होते लास्ट कब तक हुआ था मुग़ल साम्राज्य का, तो याद रखिएगा 1857 में। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि औरंगजेब आलमगीर, पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। औरंगजेब आलमगीर का जो शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सूबा यानी कि राज्यों की संख्या भी औरंगजेब के ही समय में था। कितने सूबे थे, तो याद रखिएगा औरंगजेब के समय में टोटल 21 सूबा यानी 21 राज्य था। एक सूबा जो था काबुल में अफ़गानिस्तान में था, 14 सूबा उत्तर भारत में और 6 सूबा जो था दक्षिण भारत में था। यहाँ सूबा का मतलब राज्य है, ठीक है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सूबा या राज्य किसके शासनकाल में था, तो याद रखिएगा औरंगजेब के शासनकाल में 21 सूबों था। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि एक सूबा काबुल में, 14 सूबा उत्तर भारत में और 6 सूबा दक्षिण भारत में था। अब याद रखिएगा कि औरंगजेब के मृत्यु 1707 में हो गई और उसके जो औरंगजेब का टोटल 5 पुत्र था। कौन कौन से थे, याद रखिएगा, इसका नाम भी याद रखिएगा। मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म और मोहम्मद कामबख्श। ये पांचों कौन थे, तो याद रखिएगा ये पांचों औरंगजेब के पुत्र थे। इनमें से 2 पुत्र यानी कि मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर की मृत्यु औरंगजेब के शासनकाल में ही हो गया था और बाकी 3 कौन बच गए थे, मोहम्मद मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म और मोहम्मद कामबख्श। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई कि गद्दी पे कौन बैठेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिंहासन की लड़ाई मुअज़्ज़म, आज़म तथा कामबख्श के बीच शुरू हुआ। इसी के क्रम में जजाओं का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में। उत्तराधिकार युद्ध हुआ जो तीनों के बीच में, मोहम्मद मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श के बीच में एक युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद मुअज़्ज़म ने मोहम्मद आज़म को मार डाला तथा मुग़ल बादशाह बना और मुग़ल बादशाह मुअज़्ज़म जो था बहादुर शाह प्रथम यानी शाह आलम के नाम से बना था। याद रखिएगा, मुअज़्ज़म ही जजाओं के युद्ध में 1707 ईस्वी में मोहम्मद आज़म को मार डाला और बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुग़ल बादशाह बना। ये तीनों नाम एक ही पर्सन का था फ्रेंड्स। याद रखिएगा, मोहम्मद मुअज़्ज़म को ही बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1707 ईस्वी में मुअज़्ज़म जो था मुग़ल बादशाह बना और उसके ठीक 2 साल के बाद 1709 ईस्वी में मुअज़्ज़म ने कामबख्श को भी मरवा दिया यानी हत्या करवा दिया, ठीक है। इस तरह से अब मुअज़्ज़म जो था वो मुग़ल बादशाह बना रहा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है, अब देखिए उसके बारे में है, मोहम्मद मुअज़्ज़म वही बहादुर शाह प्रथम यानी कि शाह आलम के नाम से मुग़ल बादशाह बना और इसका जो शासनकाल रहा 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक था। इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट किया वो देख लेते हैं
कि सबसे ज़्यादा उम्र में मुग़ल बादशाह बनने वाला शासक कौन था, तो याद रखिएगा बहादुर शाह प्रथम, यानी कि जो मुअज्जम था वही था। कितने वर्ष की उम्र में शासक बना था, तो याद रखिएगा 63 वर्ष की उम्र में मुग़ल बादशाह बना था। इसीलिए इसे बहादुर शाह प्रथम यानी शाह आलम प्रथम को बूढ़ा बादशाह या साहिब बेगफर कहा जाता है। याद रखिएगा बूढ़ा बादशाह या साहिब बेखबर किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम को ही बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। इसके द्वारा किया गया कार्य क्या क्या था, तो याद रखिएगा ये बूढ़ा था, इसीलिए इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई और इसने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ संधि करके मेल मिलाप की नीति अपनाई। गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ में हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों के सेनापति कौन बने, तो याद रखिएगा बंदा सिंह बहादुर सिख धर्म के सेनापति बने तथा फिर से मुगलों के साथ संघर्ष शुरू कर दिया। बहादुर शाह प्रथम जो था गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई, लेकिन 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद सिख के सेनापति बंदा सिंह बहादुर बन गए और फिर से मुगलों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इतना डिटेल से आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर लूसेंट में कुछ मिलता है तो कुछ क्राउन में मिलता है, दोनों में सब कुछ नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सकरखेड़ा का युद्ध रहेगा क्राउन में तो उसमें ये नहीं दिया रहेगा कि वो कब हुआ था, और लूसेंट में तो 60% दिया हुआ है, बाकी 40% उसमें दिया हुआ है ही नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। बहादुर शाह प्रथम के मेल मिलाप की नीति। बहादुर शाह प्रथम जो था किसके किसके साथ मेल मिलाप की नीति अपनाया था, तो सबसे पहला तो गुरु गोविंद सिंह हो गए, दूसरा था बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ, और तीसरा कौन था, भरतपुर के जाट शासक चूड़ामन के साथ बहादुर शाह जो है मेल मिलाप की नीति अपनाया था। चूड़ामन जो था सिखों के खिलाफ मुगलों के अभियान में मदद किया था। याद रखिएगा चूड़ामन सिखों के खिलाफ मुगलों के अभियान में मदद किया था। औरंगजेब का पुत्र कौन था, तो याद रखिएगा मोहम्मद अकबर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करके दक्षिण भारत भागकर मराठा साम्राज्य के शासक संभाजी के शरण में चला गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि औरंगजेब का पुत्र जो था मोहम्मद अकबर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करके दक्षिण भारत भागकर मराठा साम्राज्य के शासक संभाजी के शरण में चला गया था। उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल शासन में मिला लिया। याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल शासन में कब मिलाया था, इंपॉर्टेंट है, इसका डेट याद रखिएगा। 1686 ईस्वी में बीजापुर को और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल शासन में मिलाया था। उसके बाद 1689 ईस्वी में मोहम्मद अकबर को शरण देने के कारण औरंगजेब ने मराठा शासक संभाजी की हत्या कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पढ़ा कि औरंगजेब का जो पुत्र था मोहम्मद अकबर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करके दक्षिण भारत भागकर संभाजी के शरण में चला गया था। इसी के कारण औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दिया तथा संभाजी की पत्नी कौन थी, येसुबाई, और पुत्र साहू जी को गिरफ्तार करके मुगल साम्राज्य लेकर आ गया। याद रखिएगा औरंगजेब जो था संभाजी की हत्या करवा दिया और संभाजी की पत्नी येसुबाई और पुत्र साहू जी को गिरफ्तार करके मुगल साम्राज्य लेकर आ गया। साहू जी कौन थे, तो याद रखिएगा शिवाजी के पोते थे। साहू जी शिवाजी के पोते थे। उसके बाद ये तो औरंगजेब किया था। उसके बाद कौन बना था, बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम जो बना था मुगल सम्राट, उसने क्या किया कि 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट बनते ही बहादुर शाह प्रथम ने साहू को मुक्त कर दिया। जिसको औरंगजेब ने कैद किया था उसको बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में मुक्त कर दिया। और साहू जी मुक्त होते ही मराठा साम्राज्य में गए अपने दक्कन की तरफ, तो वहाँ 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ, तो याद रखिएगा, देखिए इस तरह से रहता है कि खेड़ा का युद्ध हुआ, लेकिन लूसेंट में या क्राउन में उसका डेट नहीं रहेगा, डेट नहीं दिया रहेगा, पूरा नहीं रहता, इसलिए हमने
अच्छे से एक नोट्स तैयार किया है। खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में साहू जी महाराज और ताराबाई के बीच हुआ, जिसमें साहू विजय हुए थे। अभी ये इतना याद रखिए, हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 ईस्वी में हुआ, साहू और ताराबाई के बीच, जिसमें साहू विजय हुआ। इसी के क्रम में यूरोपियों का आगमन होने लगता है फ्रेंड्स। और कौन कौन से यूरोपीय कब आए देख लीजिए। पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में, डच आया 1596 ईस्वी में, अंग्रेज आया 1599 में, डेनिश आया 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। ये क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि इसको मिलाने के लिए दिया जाता है कि पुर्तगाली कब आया, डच कब आया, क्रम में सजाने के लिए दिया रहता है, उल्टा पुल्टा करके आपको दे देगा। तो इसका ईयर भी याद रखिएगा और कौन कब आया था ये याद रखिएगा। और जो कंपनी लगाने का क्रम था उसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले तो पुर्तगाली आया था तो वो पुर्तगाली लगाया, लेकिन यहाँ पे चेंज है अंग्रेज और डच में। देखिए डच पहले आया था लेकिन कंपनी अंग्रेज के बाद लगाया था। बाकी लास्ट का दोनों सेम है, डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। फिर देखिए 1707 तक तो हो गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं 1711 ईस्वी में क्या क्या हुआ। 1711 ईस्वी में एक डच शिष्टमंडल जेसुआ कैटलार के नेतृत्व में बहादुर शाह प्रथम के दरबार में भेजा गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1711 ईस्वी में क्या हुआ कि एक डच शिष्टमंडल जेसुआ कैटलार के नेतृत्व में बहादुर शाह प्रथम के दरबार में भेजा गया, जिसमें पुर्तगाली महिला जूलियाना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंपॉर्टेंट है, डच शिष्टमंडल था लेकिन उसमें पुर्तगाली महिला जूलियाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहादुर शाह प्रथम ने जूलियाना को फिदवा और बीवी की उपाधि दिया था। याद रखिएगा, जूलियाना को फिदवा और बीवी की उपाधि किसने दिया था? बहादुर शाह प्रथम ने दिया था। अब 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर के खिलाफ एक अभियान में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई तथा जहांदर शाह शासक बना। इम्पोर्टेंट है कि बंदा बहादुर के खिलाफ एक अभियान में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 ईस्वी में हुआ और बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदर शाह शासक बना। अब देखेंगे हम लोग जहांदर शाह का शासनकाल। जहांदर शाह के शासनकाल में क्या क्या हुआ। जहांदर शाह का जो शासनकाल था सिर्फ 1 साल का था, 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। मुगल शासक का प्रथम अयोग्य शासक जहांदर शाह को ही कहा जाता है। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, लंपट मूर्ख के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जहांदर शाह को जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदर शाह की मदद जुल्फ़िकार खान ने किया था। उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदर शाह की मदद किसने किया था? तो जुल्फ़िकार खान ने किया था। अब याद रखिएगा, जुल्फ़िकार खान कौन था? जुल्फ़िकार खान जो था ईरानी गुट का अमीर था तथा असद खान का पुत्र था। अब असद खान कौन था? तो याद रखिएगा, असद खान जो था औरंगजेब का वज़ीर था। इम्पॉर्टेंट है इतना। अगर आपको अच्छा लगा होगा, नोट्स अच्छा लगा है, सब कुछ एकदम क्लियर से डिटेल में दिया हुआ है इसमें, तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे का पढ़ाई जारी रखिए। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि जहांदर शाह ने अपना वज़ीर जुल्फ़िकार खान को बनाया तथा वकील असद खान को बनाया। क्यों? क्योंकि जहांदर शाह को गद्दी पर बैठाने में जुल्फ़िकार खान ने मदद किया था, इसलिए जुल्फ़िकार खान को वज़ीर बनाया और जुल्फ़िकार खान के पिता असद खान को वकील बनाया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जहांदर शाह भी मेल मिलाप की नीति बहादुर शाह प्रथम के तरह ही इसने भी जारी रखा। और किसके किसके साथ मेल मिलाप की नीति अपनाया? तो इम्पोर्टेंट है, जहांदर शाह जो था 2 लोग के साथ, जय सिंह और अजीत सिंह के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाया। जय सिंह कौन थे? तो जय सिंह आमेर के शासक थे। जय सिंह जो है आमेर का शासक था। जय सिंह को इसने मालवा की सूबेदारी प्रदान की। जय सिंह को जहांदर शाह ने मालवा की सूबेदारी प्रदान किया और मिर्ज़ा राजा और सवाई की उपाधि प्रदान की। याद रखिएगा, जय सिंह को मिर्ज़ा राजा और सवाई की उपाधि किसने दिया था? जहांदर शाह ने दिया था। और दूसरा राजा थे अजीत सिंह, जो कि मारवाड़ के शासक थे। इनको जहांदर शाह ने गुजरात की सूबेदारी प्रदान किया और महाराजा की उपाधि भी प्रदान किया। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जय सिंह को मालवा की सूबेदारी प्रदान कर मिर्ज़ा राजा और सवाई की उपाधि प्रदान किया और अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी प्रदान किया तथा महाराजा की उपाधि भी दिया था। आगे बढ़ते हैं।
मुग़ल बादशाह जहांदर शाह जो था लाल कुंवर नाम के वेश्या से शादी किया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि मुग़ल बादशाह जहांदर शाह जो था लाल कुंवर नामक वेश्या से शादी किया था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। सैयद बंधु, सैयद बंधु कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, सैयद बंधु दो भाई थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। नाम इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को कहा जाता है। सैयद बंधु की मदद से अगला मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार बन गया। याद रखिएगा, सैयद बंधु की मदद से मुग़ल बादशाह बनने वाला पहला शासक कौन था? फ़र्रुखसियार था। फ़र्रुखसियार का जो शासनकाल था 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक था। 6 अक्षर का इसका नाम है और 6 वर्ष का इसका शासनकाल भी था। तो याद रखिएगा, फ़र्रुखसियार का शासनकाल 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक था। याद रखिएगा, फ़र्रुखसियार को ही घिरनित कायर भी कहा जाता है। फ़र्रुखसियार को घिरनित कायर भी कहा जाता है। अगला 4 मुग़ल बादशाह कौन कौन से? फ़र्रुखसियार, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह। ये 4 जो मुग़ल शासक था, ये सैयद बंधु की मदद से ही मुग़ल बादशाह बना था। इसलिए सैयद बंधु को शासक निर्माता या नृप निर्माता कहा जाता है। याद रखिएगा, सैयद बंधु को ही नृप निर्माता या शासक निर्माता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के मदद से फ़र्रुखसियार, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह मुग़ल शासक बना था। चलिए, ये क्लास फर्स्ट था। अब हम लोग क्लास सेकेंड को पढ़ते हैं। फ़र्रुखसियार ने अपना वज़ीर अब्दुल्ला खान को तथा मीर बख्शी हुसैन अली खान को बनाया था। ये कौन थे? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। तो अभी हम लोग पढ़े, ये सैयद बंधु थे, सैयद बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें ही नृप निर्माता कहा जाता है। फ़र्रुखसियार क्या किया कि जब इसके मदद से बना, सैयद बंधु की मदद से शासक बना, तो इसने अपना वज़ीर अब्दुल्ला खान को बनाया और मीर बख्शी यानी कि सेनापति किसे बनाया? हुसैन अली खान को बनाया। फिर 1716 ईस्वी में क्या होता है कि फ़र्रुखसियार ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दिया। फ़र्रुखसियार जो क्या किया कि 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या करवा दिया। उसके बाद 1717 ईस्वी में फ़र्रुखसियार ने अंग्रेज़ों को स्वर्णिम फरमान दे दिया, जिसे अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फ़र्रुखसियार को कुछ बीमारी हो गई थी, तो उसी के क्रम में अंग्रेज़ का एक चिकित्सक था हैमिल्टन नाम का, उसने उसे ठीक कर दिया था। इसीलिए फ़र्रुखसियार जो है खुश होकर 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को स्वर्णिम फरमान यानी कि कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया था। देखिए, अगला पॉइंट वही है कि फ़र्रुखसियार का इलाज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने किया था। इसीलिए खुश होकर फ़र्रुखसियार ने अंग्रेज़ों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया था। मैग्ना कार्टा क्या होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा उन मौलिक अधिकार को कहा जाता है जो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉन ने अपने नागरिकों को दिया था। तब से ये मैग्ना कार्टा प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि ये अधिकार की बात करता है। फिर आगे है कि 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि हुई। याद रखिएगा, दिल्ली की संधि 1719 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा, सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के बीच में 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि हुआ था। फिर 1719 ईस्वी में ही बालाजी विश्वनाथ की मदद से सैयद बंधुओं ने फ़र्रुखसियार की हत्या करवा दिया और मुग़ल बादशाह किसे बना दिया? तो रफ़ी-उद-दरजात को बना दिया था 1719 ईस्वी में। याद रखिएगा कि 1719 ईस्वी में ही बालाजी विश्वनाथ की मदद से सैयद बंधुओं ने फ़र्रुखसियार की हत्या करवा दिया था और अगला मुग़ल बादशाह किसे बनाया? रफ़ी-उद-दरजात को बनाया था। अब पढ़ते हैं रफ़ी-उद-दरजात के बारे में। ये मुग़ल बादशाह जो है 1719 ईस्वी में बना था। मुग़ल बादशाह का सबसे कम कार्यकाल लगभग 3 महीने का था। रफ़ी-उद-दरजात जो था सबसे कम शासनकाल मुग़ल बादशाह में इसी का था, जो कि लगभग 3 महीने का था, क्योंकि रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु टीबी से हो गई थी। रफ़ी-उद-दरजात के बाद सैयद बंधुओं की मदद से मुग़ल बादशाह कौन बना? रफ़ी-उद-दौला बना। ये क्रम याद रखिएगा, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मिलान करने वाला आता है कि क्रम में सजाएं। शासनकाल का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ़ी-उद-दरजात के बाद कौन आया? रफ़ी-उद-दौला मुग़ल बादशाह बना।
रफ़ी-उद-दौला को ही शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, शाहजहां द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, रफ़ी-उद-दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है। रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु अतिसार यानी कि पेचिश से हो गया। देखिए, रफ़ी-उद-दरजात टीबी से मर गया, रफ़ी-उद-दौला अतिसार यानी कि पेचिश से इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मुग़ल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का पोता कौन बना? मोहम्मद शाह बना। मोहम्मद शाह कौन था? बहादुर शाह प्रथम का पोता था। अब पढ़ते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। इसका शासनकाल थोड़ा लंबा चला था। मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम जो था रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह कौन था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह जहान शाह का पुत्र और बहादुर शाह प्रथम का पौत्र था। मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहा जाता है। 1720 ईस्वी में इसने सैयद बंधुओं की हत्या निज़ाम उल मुल्क यानी कि चिंगीज़ खां की मदद से करवा दिया। इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद शाह जो था 1720 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दिया। किसकी मदद से करवाया? निज़ाम उल मुल्क यानी कि चिंगीज़ खान की मदद से करवा दिया था। इसने निज़ाम उल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी प्रदान किया था। मोहम्मद शाह जो था निज़ाम उल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी प्रदान किया था। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ जो कि प्रथम पेशवा थे, इनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई थी। बालाजी विश्वनाथ मराठाओं के प्रथम पेशवा थे। पेशवा का मतलब होता था प्रधानमंत्री। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही बाजीराव प्रथम ने आक्रमण किया था। बाजीराव प्रथम जो थे किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही आक्रमण किया था। फिर आता है 1739 ईस्वी। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नादिर शाह जो था भारत पर आक्रमण कब किया था? तो याद रखिएगा, 1739 ईस्वी में किया था। उस समय मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह थे। अब नादिर शाह कौन था? तो नादिर शाह जो था ये दुरानी वंश का शासक था। नादिर शाह दुरानी वंश का शासक था। नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, उसी तरह से ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। अब धीरे धीरे जो था मुग़ल बादशाहों में सब कमज़ोर शासक आ रहा था। इसी तरह से बहुत से राज्य जो है स्वतंत्र होना शुरू कर दिए थे, अपना राज्य संभालना शुरू कर दिया था। इसमें से कुछ राज्य था जो स्वतंत्र हुआ था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ये कौन कौन था? तो याद रखिएगा, अवध, बंगाल, उड़ीसा और जयपुर, ये सब जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में हुआ था। इसमें दो इम्पोर्टेंट है, अवध और बंगाल। जिसमें अवध का संस्थापक कौन था? सादत खान था। और बंगाल का संस्थापक मुर्शीद कुली खान था। इन सबको जो स्वतंत्र राज्य को अलग से हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल मुग़ल बादशाह के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है 1739 का युद्ध। 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो नादिर शाह और मुग़लों के बीच में हुआ था। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मुग़ल के बीच में 1739 ईस्वी में हुआ था। सादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो सादत खान ने आमंत्रित किया था। नादिर शाह ने अपने साथ 70 करोड़ रुपए की राशि तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा को भी ईरान लेकर चला गया था। नादिर शाह जो था अपने साथ 70 करोड़ रुपया की राशि तख्ते हाउस जो शाहजहां ने बनवाया था, पीकॉक थ्रोन, और कोहिनूर हीरा को ईरान लेकर गया था। उसके बाद 1747 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु हो गई तथा दुरानी वंश का अगला शासक अहमद शाह अब्दाली बन गया। इम्पॉर्टेंट है, 1747 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु हुई। उसके बाद दुरानी वंश का अगला शासक अहमद शाह अब्दाली बन गया। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में हुआ था। अहमद शाह जो अब्दाली जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय मुग़ल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था।
1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हुई। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हुई। उसके बाद मुगल बादशाह कौन बना? अहमद शाह बना, जिसका शासनकाल 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक था। उसके बाद फिर से अगला मुगल बादशाह कौन बना? आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक था। ये मुगल बादशाह बना। क्रम याद रखिएगा, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में कुछ वैसा नहीं हुआ था। बस ये याद रखिएगा कि आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और इस समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। नेक्स्ट पॉइंट है शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बना, जिसका शासनकाल 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक था। देखिए अब इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ। 1761 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। इम्पोर्टेंट है, अहमद शाह अब्दाली जो है मराठा को पानीपत के तीसरा युद्ध यानी कि जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था, इसमें हरा दिया था। उस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, उस समय भी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय मीर कासिम तथा सिजाउद्दौला की संयुक्त सेना को अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। उसके बाद 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर विजय प्राप्त किया तथा मुगल को पेंशनकारी बनाया। अंग्रेज़ों का पेंशनकारी बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय था। अंग्रेज़ों का पेंशनकारी बनने वाला पहला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। उसके बाद 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई। फिर अगला बादशाह कौन बना? अगला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय बना, जिसका शासनकाल 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक था। अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अकबर द्वितीय था। अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। कब दिया था? तो याद रखिएगा 1830 ईस्वी में दिया था। इतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पहला वीडियो है, इसके बाद इसी तरह से वीडियो आता रहेगा। फिर अगला और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय बना, जिसको जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक था। यह एक उर्दू शायर था तथा इसके कलम का नाम जफ़र था। 1857 की क्रांति का नेता बन गया था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसे गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा भारत के बाहर किस मुगल शासक का मृत्यु हुआ था? तो याद रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफ़र की मृत्यु रंगून में हुआ था। तो ये एक अकेला बादशाह मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हुआ था, मुगल साम्राज्य के बाहर हुआ था। इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।